on laws of motion. Okay, we continue our previous topic. कल हमने ना यहाँ पे लास्ट में जाते जाते ये तीन चीज़ें देखी थी. तो अब समझना है. फॉर एग्जाम्पल अब ये जो इनको हम डायमेंशन के हिसाब से अगर देखें तो ये क्या है, ये है 1D. ओके, ये है 2D और ये है 3D. ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो बुलेट है गन से फायर होने के बाद जब वो ट्रैवल करेगी तो इनमें से तीन में से किस में वो कंसिडर की जा सकती है? ए में. हाँ, 1D. क्यों? स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करते हैं. यस, स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करते हैं. हाँ, उसके लिए क्या है? एक ही एक्सिस से ट्रैवल करती है. और एक वर्ड है शायद उसके लिए अच्छा से, लीनियर. क्या है? लीनियर. ओके, ये बुलेट का जो है उसका मोमेंटम कैसे है? लीनियर. बराबर. अब सेकेंड, ये कैप है पेन का. ओके, ये क्या है? कैप. इसको ऐसे स्पेस में पकड़ा हुआ हम, बराबर. स्पेस से छोड़ दिया तो इसका जो ट्रैवलिंग है वो इन तीनों में से कहाँ पे हो रहा है? ओके, और थोड़ा सोचो. डायमेंशंस कितने आ रहे हैं वो देखो ना आप, तब जाके पता चलेगा. कहाँ पे है? स्पेस में है. ये कहाँ पे है? स्पेस में. इसीलिए तो रिपीट लिया ना. ये इसमें आता है थर्ड डायमेंशन. किसमें? थर्ड डायमेंशन. जब भी हम स्पेस, मैंने वर्ड क्या यूज किया था? स्पेस. स्पेस में हम जब लेते हैं कोई चीज़ को तो यहाँ पे तीन एक्सिस होते हैं. विच वन? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस. ओके, द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम जेड एक्सिस ऑल्सो. ये माना था कल, एक्स, वाई और ये क्या था? जेड. बराबर. अब इसको अगर यहाँ से छोड़ दो तो इन तीनों के भी डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है ना, चेंजेस आ रहे हैं ना तीनों एक्सिस में. ये स्पेस में है. कहाँ पे है? स्पेस में. किसी एक्सिस पे नहीं लेके जा रहे हम उसे. अगर हाँ किसी एक एक्सिस पे उसका ट्रैवलिंग होता तो मान लेते कि 2D है या फिर 1D है. इसका जो ट्रैवलिंग है वो किसी एक्सिस पे नहीं है पर्टिकुलर. कहाँ पे है? स्पेस में. नहीं समझ में आ रहा है? प्लेन, आपका प्लेन का जो पोजीशन है वो कैसे फिक्स होता है? यस, सुने हो कभी वर्ड? नहीं सुने हो? और आप क्या बचा है? ये तीन चीजें है ना. दिस इज व्हाट? द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द सी और सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का सरफेस कहाँ से कंसिडर होता है? ओशियन के सरफेस से. ना किसी माउंटेन के टॉप से, ना किसी वैली से. वो कंसिडर होगा कहाँ से? सी के सरफेस से. यस, दिस इज व्हाट? लैटिट्यूड मीन्स व्हाट? हाँ, धरती पे जहाँ कहाँ भी आपको चलना है, फिजिकल लोकेशन बताना है किसी इंसान का, तो वहाँ पे हम इसे मानते हैं एक्स एक्सिस और इसे मानते हैं वाई एक्सिस. बराबर. इसे मानेंगे हम एक्स और इसे मानेंगे वाई. और ये है जब हम नॉर्थ और साउथ मेरिडियन के उनके एरिया में जब ट्रैवल करेंगे या उन पर जब हम ट्रैवल करेंगे तब. और ये है उस ऑब्जेक्ट की हाइट. कहाँ से? सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये तीन चीज़ें जो है
इनको दिखाने के लिए भी यूज होता है 3D। या फिर आप जब कभी भी स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, अब हम लोगों के लिए स्पेस कितना हो सकता है, हम थोड़े ना कोई एस्ट्रोनॉट है, तो हम या तो प्लेन में जा सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं। तो उस वक्त हमारी पोजीशन जो है वो 3D से डिनोट की जा सकती है। किससे? 3D से, क्योंकि हमारा मूवमेंट ये 3 एक्सिस से लगातार रिलेट कर रहा है। एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स प्लेन या हेलीकॉप्टर का हाइट वो Z एक्सिस पे होगा, बराबर, और फिर हमारा मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? आप अगर आपका खुद का लोकेशन देखोगे गूगल मैप पे तो ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई देगी। खुद का लोकेशन जब देखोगे गूगल मैप पे तो ये 3 चीज़ों से आपको डील करना होता है, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अब बेसिकली होता क्या है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन मिल जाएगा, बराबर। ये 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमको ज्योग्राफिकल लोकेशन मिल जाएगा। इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे है? स्पेस में। कहाँ पे? स्पेस में। तो आप जब यहाँ पे देखोगे खुद का लोकेशन तो इसका आपको कोई कंसर्न नहीं मिलेगा, कहीं आपको ये दिखने को नहीं मिलेगा। ये कब? जब आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो तब। समझ में आ रहा है? ये 2 चीज़ें आप जब अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हो तब ये 2 चीज़ों से आप डील करोगे। इसका आपको कहीं भी काम नहीं आने वाला, ये कहीं भी आपको ये दिखने नहीं वाला। कब तक? जब तक आप स्पेस में ट्रैवल नहीं करते। ओके, तो इसका एक एग्जांपल हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया। अब इसका कोई एग्जांपल देना है तो बोलो। 2D का एग्जांपल देना है तो यस, कैसे रहेगा? क्या है? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसे दे दो टाइम, इसे दे दो डिस्टेंस। हो गया। तीसरी किसी चीज की जरूरत है? ये दोनों भी मिल गए ओरिजिन से, बराबर। तो ये जो पोजीशन है, क्या है? पोजीशन। फॉर एग्जांपल अब हमारा ऑब्जेक्ट हम कुछ ऐसा निकालेंगे ग्राफ। ओके, कुछ वक्त के लिए यहाँ था, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, बराबर। तो ये जो पोजीशंस है उसके, ये पोजीशंस हम कैसे दिखाएंगे? 2 कोऑर्डिनेट से दिखाएंगे ना। मान लो कि यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है? अब ये कोऑर्डिनेट्स ये कैसे कैसे हो गया? x, y, ये x, y, x, y, x, y। जब यहाँ पे वैल्यू आएगा तो 1, 1, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2, 2, 3, 3, बराबर। यस, हाँ, कोलिनियर पॉइंट। ओके, वाह 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 वाह, अच्छे से याद दिला दिया। ओके, तो अब यहाँ पे इस ग्राफ में कोई वेरिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर है। कोलिनियर है क्योंकि ये चीज भी कोलिनियर है, बराबर। समझ में आ रहा है? लीनियर यानी क्या? स्ट्रेट। अब उसके साथ कोई और एक बंदा आके चलने लग गया उसके साथ, तो हो गया कोलिनियर। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस को भी कवर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये अगर कोलिनियर है तो आपको ये मिल ही जाएगा स्पीड। तो ये दिखाने के लिए हम यूज करते हैं 2D, इसके लिए 1D के लिए बुलेट, या फिर ऐसा मार्कर अगर फेंक दूं तो ये भी क्या है? एक एक्सिस पे ही चला जाएगा ना। कब तक? जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट नहीं होता तब तक। बुलेट का भी वैसा ही है। बुलेट थोड़े ना ऐसे इन्फिनिटी तक चलने ही वाली है हॉरिजॉन्टली, नहीं। जब तक ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ओके, अब इन 3 चीज़ों को हमने कल ड्रॉ भी किया था। आपने नोटबुक में लिया था इसे? नहीं ना, ले लो, क्योंकि बुक में नहीं है, बुक में नहीं है। ओके, यूजुअली अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विथ अ सुटेबल ओरिजिन इज इनफ टू डिस्क्राइब अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला है? लिख लो, लगा तो लिख लो इसे। यूजुअली a set of coordinates
usually a set of coordinates with a suitable origin is enough to describe a frame of reference. Is enough to describe a frame of reference. समझ गया क्या बोला है? आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है बराबर, इनके लिए क्या चाहिए? एक सुटेबल ओरिजिन चाहिए। अगर आपके पास एक सुटेबल ओरिजिन है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप आसानी से मान सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोला था कि ये है, ये हाथ आपको हिलते हुए दिख रहा है बराबर, क्यों? क्योंकि एक सुटेबल ओरिजिन है उसका। क्या है? सुटेबल ओरिजिन है, तभी ना जाके आपको मूवमेंट दिख रहा है। अब हमने अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इससे पहले भी देखा है तो आपको पता होगा, हमने एग्जाम्पल लिया था ट्रेन का या फिर बस का लिया होगा बराबर, ट्रेन या बस का लिया होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस व्हाट, ये पहले क्लियर होना चाहिए, जब मैं इनको बता दूंगा आपको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी क्या? अगर कोई बॉडी मूव हो रही है, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसको देखने वाला ऑब्जर्वर ये स्टेशनरी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेशनरी चाहिए। अगर वो मूवमेंट में है तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट होना चाहिए। उधर से बाइक आई, इधर से भी एक बाइक गई, दोनों ने एक दूसरे को जाते हुए देखा, तो अब यहां पे स्टेशनरी था कोई? नहीं। यहां पे उन्होंने एक दूसरे को जाने दिया ना, क्रॉस होने दिया। लेकिन अगर अब जैसे कि मैंने बोला था कि किसी को अगर मोमेंट देखना है तो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी होना होगा। अब यहाँ पे दोनों भी ऑब्जर्वर है, दोनों भी ऑब्जेक्ट है, दोनों बाइकर, दोनों क्या है? ऑब्जर्वर भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन ये जब अगर एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो वहां पे कुछ तो स्टेशनरी होगा, तब जाके देख पा रहे हैं ना। तो रोड क्या था वहां पे? स्टेशनरी था, तभी तो देख पाए ना एक दूसरे को। अब हम जब बस में ट्रैवल करते हैं तो हम कैसे हैं? स्टेशनरी है। हम कैसे हैं? स्टेशनरी है। हम स्टेशनरी है ना। फिर यस, बाहर जो चीजें है वो स्टेशनरी है। हम दौड़ रहे हैं, मीन्स हमारा बस जा रहा है, इस वजह से वो क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि उसका फिक्स क्या था? ओरिजिन फिक्स था ना, उसका ओरिजिन फिक्स था। ऐसे थोड़े ना था कि कुछ देर बाद वो पेड़ हमारे पीछे पीछे चलते आ रहा है, या पूरा एनवायरमेंट और ज्योग्राफिकल जो कुछ भी है वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब तक कोई चीज स्टेशनरी नहीं है तब तक आप मोमेंट देख नहीं पाओगे। स्टेशनरी इन द सेंस व्हाट? उसे हमें रेफरेंस के लिए लेना ही पड़ेगा। रेफरेंस इट मीन्स व्हाट इन मराठी? द वर्ड इज व्हाट? संदर्भ। ओके, आपको किसी चीज को रेफरेंस देना पड़ेगा ना। अब अगर मुझे किसी ने पूछा आप कहां से हो, आप कहां से हो, तो मैं क्या बोलता हूं? बेसिकली माय ओरिजिन इज राजस्थान। रेफरेंस है ना मेरे पास बराबर। मेरी आइडेंटिटी को बताने के लिए मुझे रेफरेंस देना ही होगा ना। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं तो वहां पे अगर मुझे पूछा किसी ने आप कहां से हो, तो उस वक्त मेरा ओरिजिन क्या रहेगा? राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र नहीं, क्या रहेगा? इंडिया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस ये क्लियर होना चाहिए आपका। अब ये ऑब्जेक्ट आपके सामने घूम रहा है, ये हाथ में शेक कर रहा हूं, तो उस वक्त क्या है? ये बोर्ड रेफरेंस है आपके पास। क्या है? रेफरेंस। वो स्टेशनरी है ना, तब आप देख पा रहे हो इसका मोमेंटम। अब मान लो अगर ये बोर्ड ऐसे इसी के साथ, जैसे कि हमारी टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन को अगर मैं स्क्रॉल करता हूं, क्या करता हूं? स्क्रॉल, तो जैसे ही उंगली हिलेगी वो लिस्ट भी हिल जाएगी। कॉन्टैक्ट में जाके आप ऐसे ऐसे करो, ओके, तो आप देख पाओगे क्या आप हिल रहे हो या स्क्रीन हिल रही है? एग्जैक्टली कौन हिल रहा है? अरे बोल ही नहीं पाते, बोल ही नहीं सकते। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपके पास? कुछ है?
ना उंगली स्टेशनरी है ना स्क्रीन भी घूम रही है, आपकी उंगली भी घूम रही है। मुझे सिर्फ दिखाना ये है कि आपके पास जब तक कोई चीज़ स्टेशनरी नहीं है तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान नहीं सकते। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, ये ओके। थोड़ी देर बंद करो उसे। ओके, अब हमने जब देखा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मिलना है तो आप किसी का मोमेंटम देख सकते हो, किसी चीज़ का मोशन देख सकते हो। ओके, अब मोशन और पोजीशन ये दो चीज़ें हैं। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा पोजीशन कैसा है? स्टेबल है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जैसे ही मैं खुद को मोशन में लाया, जैसे ही मैं खुद को मोशन में लाया, पोजीशन चेंज हो गया, बराबर। लेकिन अब मान लो कि मैंने एक फोर्स दिया है मेरे पैर पे कि चल सामने जाना है, लेकिन पैर उठ ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? बॉडी के हिसाब से नहीं समझोगे तो चलो ऐसे समझा देता हूं। ये पेन है, इस पेन को मुझे एक फोर्स देना है। क्या देना है? फोर्स। दे रहा हूं फोर्स, दे रहा हूं फोर्स, दे रहा है फोर्स। पेन सामने गया नहीं। कब तक नहीं जाएगा? जितनी स्पीड से फोर्स चाहिए, जितना फोर्स उसे रिक्वायर्ड है। तो उसे कितना रिक्वायर्ड है कौन बताएगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताएगा। ये रेस्ट कंडीशन में है। जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे ये हिलेगा नहीं हिलेगा। फर्स्ट लॉ क्लियर? जब तक कोई फोर्स नहीं तब तक कोई मोमेंटम नहीं। फर्स्ट लॉ ने बोल दिया। अब जो फोर्स दे रहे हो वो फोर्स देने का तरीका भी सही होना चाहिए। ये सेकंड लॉ ने बताया। ये दे दिया फोर्स, ये दे दिया फोर्स, हो गया पोजीशन चेंज? नहीं। अब अगर इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पेसिफिक अमाउंट में फोर्स अगर दिया जाए तो मोमेंटम मिल गया। तो कितना फोर्स दिया? इतना जितना के उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा हो। कितना फोर्स? जितना कि इसके खुद के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा हो। इनर्शिया माने या उसका मास, उसके मास को डिस्प्लेस करने से कर सकता है। इतना तो फोर्स अप्लाई करना होगा ना, तभी ना जाके उसका मोमेंटम होगा। समझ में आ रहा है? हिलेगा, वो मोशन में आएगा, पार्टिकल मोशन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देन नेक्स्ट, अब थी बात क्या? पोजीशन की। अब यहां पर था, कुछ देर बाद यहां पे आ गया, पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई मीन्स व्हाट? उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए, उसके कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज होगी इट मींस व्हाट? उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे। अगर पोजीशन चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है और हमारे पास कोई सुटेबल ओरिजिन है तो अब हम क्या दिखा सकते हैं? यस, उसका मोमेंटम दिखा सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन सुटेबल है तो खत्म, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही हमारे पास, अब उसका मोमेंटम आप दिखा सकते हो। क्लियर? तो ये जो अभी लास्ट पॉइंट हुआ था वहां पे क्या है? अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम बहुत अच्छा टफ लग रहा है क्या? ओके, फोर्स अगर जीरो है तो मोशन क्लियर? पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं। अब मान लो ये रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी पे मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसके शेप और साइज में कुछ चेंजेस आया? इसका मीनिंग ये हुआ मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया इस पे। फिर ये क्या है? यस, ये क्या है? थर्ड लॉ। क्या? जितने अमाउंट में मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं इस पर, उतने ही अमाउंट में ये पेन मुझ पर कर रहा है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब बॉडी रिजिड है तब। समझ में आया? बॉडी कैसी चाहिए? रिजिड होनी चाहिए, तब ही ये पॉसिबल है। मान लो इसकी जगह अगर स्पंज होता तो बराबर, तब थर्ड लॉ कैसे काम करता? थर्ड लॉ का और एक प्रॉपर्टी है, आफ्टर दैट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इट्स साइज एंड शेप मे बी चेंज। इट्स साइज एंड शेप मे बी चेंज। स्पंज हाथ में लिया, उसको ऐसे कॉम्प्रेस कर दिया, शेप और साइज चेंज हो गया उसका। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि यहां पे थर्ड लॉ कैसे क्या? अरे उसने रजिस्ट भी किया होगा ना, अब खुद थोड़े ना ऐसे सिकुड़ गया, वो खुद सिकुड़ गया क्या? नहीं, उसने रजिस्ट किया। आप जब उसे कंप्रेस कर रहे थे तब उसने रजिस्ट किया, लेकिन उसका जो इनर्शिया है वो रिजिड नहीं है, उसका मास रिजिड बॉडी वाला नहीं है, उसका मास है फ्लेक्सिबल। कैसा है? फ्लेक्सिबल। अब इस तरह की बॉडी को आप अगर आप देखो, जैसे कि गेंद है हमारा, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ओके, उनको अगर आप जमीन पे फेंकोगे तो क्या होगा? बाउंस होके। अब वो थर्ड लॉ के काम आएंगे, बराबर। अब उसकी जगह अगर आप पत्थर ले लो, थर्ड लॉ के काम आएगा? नहीं। तो न्यूटन ने जो लॉज हमें बताए हैं, उस वक्त बॉडी का नेचर कैसा होना चाहिए। अगर रिजिड है पत्थर, ये पेन, ये कैसे है? रिजिड है। इनको अगर आप कोई फोर्स दोगे तो ये उतने ही अमाउंट में उनको भी फोर्स देंगे, बराबर। इस वजह से यहाँ पे शेप और साइज चेंज होता नहीं है। जिन जिन के शेप और साइज में चेंजेस नहीं आते हैं ड्यू टू अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भी कर दो और उसके ओरिजिनल शेप और साइज में चेंज नहीं आता है, तो वो क्या है? रिजिड बॉडी है। वो आप वुड ले सकते हो, पेन ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, ये सब चीजें क्या है? रिजिड बॉडी है। ये टूट सकते हैं बीच में से, ये एग्जैक्टली बीच में से टूट सकते हैं, कहीं से भी इसका टुकड़ा गिर सकता है, लेकिन खुद का शेप और साइज ये बदल नहीं सकते। इसी की जगह अगर मैं कोई रबर ले लूँ या कोई प्लास्टिक ले लूँ तो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। दो तरफ से अगर फोर्स अप्लाई किया, वो करेगा करेगा करेगा, कब तक बैरी करेगा? जब तक उसका इनर्शिया उसको सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे उसके इनर्शिया ने उसका साथ छोड़ दिया, बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं उसको स्ट्रेस दूँ, उस पर दोनों सिरे उसके से खींच लूँ, तो अब उसके पार्टिकल्स पे स्ट्रेन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेन। उनके दो मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मास में या दो एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब तक। जैसे ही मैं उस डिस्टेंस को ड्यू टू स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस, तो होगा क्या? उन दोनों पार्टिकल्स के अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे न्यूटन्स लॉ कैसे काम करेगा? जब तक वो बॉडी रिजिड थी, अब रबर थोड़े ना रिजिड है, लेकिन मान लो वो आपके स्ट्रेस को बैरी कर रही थी, बराबर। उसने एक्सटेंड किया उसके शेप और साइज को, फ्लेक्सिबल बॉडी थी, सॉरी रिजिड नहीं, उसने आप उसके बॉडी को स्ट्रेस किया अप टू द कहां तक? जहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, वो उसके दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली फोर्स दे ही रहे हो तो उसको उसकी शेप और साइज चेंज करने का कोई लिमिट तो होगा ना। कहां तक खुद का शेप बढ़ाता रहेगा, कहीं जाके ना उसको टूटना भी है, बराबर। तो यहाँ पे फिर से थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही रबर के दो सिरे आपने ताने, जैसे ही टूटता है, जितने जोर से टूटा है उतने जोर से यहाँ पे भी हिट होता है, यहाँ पे भी हिट होता है। क्लियर? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ओके, पॉज करो थोड़ी देर।